आषाढ़ का एक दिन। अंक 2। कुछ वर्षों के अंतराल। वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र सीक कर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे और उन पर जगह जगह टाकियाँ लगी है। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल पर कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल पर लेटी है। बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। निक्षेप: अब कैसा है स्वास्थ्य अंबिका का? मल्लिका: वैसे ही ज्वर आता है कभी कभी। निक्षेप: पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका: लगता तो नहीं। निक्षेप: 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका: औषध भी तो ठीक से नहीं खाती। निक्षेप: तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊँ। मल्लिका: क्यों? निक्षेप: कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का दोष? बात तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मल्लिका: और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहाँ उन्होंने कई काव्यों की रचना की है। 2 वर्षों से पहले जो व्यवसायी आए थे ना, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियाँ मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप: यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका: फिर भी क्या? निक्षेप: मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से एक और बात सुनी है मैंने। मल्लिका: व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप: मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना यह भी तो था कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका विवाह हो गया है। मल्लिका: तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप: एक तरह से देखे तो बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहने पर उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने? मल्लिका: उसके प्रसंग में मेरी बात कही नहीं जाती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए। सुना है राजदूहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप: हाँ, सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी हैं। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है।
परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है मल्लिका। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उसकी प्रगति में बाधा ही बन जाती थी। वे साधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उसकी प्रगति में बाधा ही बन जाती। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यही तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप ना होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं तो मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर है। मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है निक्षेप। माँ को औषध दे दूँ, अभी आती हूँ। यह कहते मल्लिका अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पिलाकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूँ? निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियाँ मैंने देखी हैं जैसे तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियाँ? जानते हो माँ इस संबंध में क्या कहती है? माँ कहती है कि जब भी ये आकृतियाँ दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध की, कभी महामारी की। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। निक्षेप, नहीं हुआ था? मल्लिका, क्या हुआ था? और जो हुआ वो तो अच्छा ही हुआ था ना। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों तक नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहरसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकलती है। निक्षेप, हाँ, नहीं, परंतु नहीं, ये कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका, सहसा उत्तेजित क्यों हो गए आर्य निक्षेप? निक्षेप, मैंने अभी एक आकृति को घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है क्या? निक्षेप, वह एक बहुत परिचित आकृति थी मल्लिका। मल्लिका, परिचित आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है वह स्वयं कालिदास है। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभ से खड़ी रह जाती है। मल्लिका, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें पहचान पाए या ना पहचान पाए, पर निक्षेप की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में वह चला गया। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी अंगुली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चलित सी झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगनी और संगनी अंदर आती है। मल्लिका आश्चर्य से उसकी ओर देखती है। रंगनी संगनी को आगे करती है। रंगनी, इनसे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? संगनी, तू पूछ। रंगनी, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो, या तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आती, समझ लो कि यूं ही आई हैं ग्राम प्रवेश को घूमती हुई। संगनी, हम यहाँ के घर देखना चाहते हैं। रंगनी, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगनी, और पहले मैं परिचय दे दूँ, यह है रंगनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती हैं।
नाटक लिखने में भी इनकी रुचि है। रंगनी। और यह है संगनी। उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती हैं। बहुत सुंदर वीणा बजाती हैं। आप गद और पद की ओर भी जा रही हैं। और तुम्हारा परिचय? मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उसकी ओर देखती है। संगनी। तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका। मेरा परिचय तो कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगनी। हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को आप क्या कहते हैं? मल्लिका। किस स्थान को? रंगनी। इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग इसे क्या कहते हैं? मल्लिका। हम लोग प्रकोष्ठ कहते हैं। रंगनी। प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ ही कहते हो? और इस कुंभ को? मल्लिका। कुंभ। रंगनी। कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। संगनी। देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है क्या? मल्लिका। स्थानीय शब्द? संगनी। हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं, तरवा को कुछ लोग तर्द बोलते हैं, इसी तरह आंचलिक शब्द। मल्लिका। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगनी। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे ही जैसे हैं। यहाँ के जीवन, उसकी विशेषता क्या है? मल्लिका। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगनी। या मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश में कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगनी। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन में हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश ही हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगनी। अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका। कैसी वनस्पतियाँ? कैसी वनस्पतियाँ? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है प्रकाश देने वाली औषधियों के बारे में। मल्लिका। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगनी। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो बस लिखा है कि रहने दो। संगनी। या यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती है? संगनी। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा चाहता हूँ। रंगनी। मल्लिका। दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी पर किवाड़ बंद कर लेती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद लेती है। मल्लिका। आज बरसों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो इसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसे ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षों में भीगूंगी और तुमसे कहूँगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियाँ गूंजे उठेगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूँगी कि देखो, ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब भी जो भी कुछ लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी हूँ, मैं भी कुछ हूँ। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी हो या किवाड़ फिर खटखटाता है। वह अपने को झटपट खड़ा कर लेती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ में खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार। मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ।
मल्लिका, हाँ कहिए। अनुस्वार, देवी मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मल्लिका, देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश के प्रणेता, कवींद्र, राजनीति निष्पात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राज महर्षि, गुप्त वंश दुहिता, परम विदुषी देवी प्रिय मंजूरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती है। हम उनके अनुचर आपको उसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मल्लिका, ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है ना, और आप कह रहे हैं कि? अनुस्वार, वे गुप्त राज की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राज महर्षि मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अवश्य समझेंगे। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए जाते हैं। आओ अनुनासिक, दोनों प्रकोष्ठ में जाकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है। अनुनासिक, मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार, देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। हाँ। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुनासिक, दक्षिण की ओर? अरे मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गबात से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ेगी। हाँ। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, तो मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। पर ये कुंभ? अनुस्वार, मैं समझता हूँ एक कुंभ एक कोने में और दूसरा कुंभ दूसरे कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहीं ही रहने देना चाहिए। अनुनासिक, क्यों? क्यों क्यों का कोई उत्तर नहीं होता। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, तो मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभ को भी यहीं रहने दो। अनुस्वार, तो ये वस्त्र तो लगते गीले हैं। अनुनासिक, हाँ, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुनासिक, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण? यह तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार, यह याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ, ऐसा है तो संदिग्ध विषय है। हाँ, मुझे भी लगता है कि यह संदिग्ध विषय है। अनुनासिक, संदिग्ध विषय होने से वस्त्र को भी यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, वस्त्र को भी यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक, परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार, चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक, समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार, हाँ, धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम भी चाहिए। अनुनासिक, मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक, तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। अनुस्वार, मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक, और तो कुछ शेष नहीं। अनुस्वार, मेरे विचार में और कुछ शेष नहीं। अनुनासिक, नहीं, अभी शेष है। क्या? अनुनासिक, यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे हमें यहाँ से अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक, मैं सहमत हूँ। हाँ, तो? अनुस्वार, तो? अनुनासिक, तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार, हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक, तो? अनुस्वार, तो हटा दो। कौन? मैं? हाँ, तुम नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्यों का कोई उत्तर नहीं होता। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा था, परंतु चौकी पहले मैंने देखी थी। तो क्या? तो हटा दो। तुम हटा दो। नहीं, तुम हटा दो। अरे रहने दो। अब? हाँ, अब चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। अनुस्वार, हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल लेते हैं। मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल, अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक,
क्यों अनुनासिक? अनुस्वार, हाँ हाँ पूरा हो गया, पूरा हो गया, हो गया ना? क्यों अनुनासिक, हो गया ना? अनुनासिक, हाँ हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार, हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल, तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए, देवी प्रिय मंजूरी बाहर पहुंच चुकी है। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच चुकी है, तो चलो। अनुस्वार, हाँ हाँ चलो चलो चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रिय मंजूरी को मार्ग दिखाता हुआ वापस चला आता है। मातुल, वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। हाँ। आओ 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 मल्लिका, मैं देवी को तुम्हारे ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब ये आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं, तो यही कि हमारे मल्लिका इस प्रदेश में राजहंसनी, आहा मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है। मल्लिका प्रिय मंजूरी को अभिवादन करती है। प्रिय मंजूरी मुस्कुराकर अभिवादन का स्वीकार करती है। प्रिय मंजूरी, आर्य मातुल, अब आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन। प्रिय मंजूरी, उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने तो यह दूसरी बात है, और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता यही तो है। प्रिय मंजूरी, आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्म श्राद्धा नहीं करता, परंतु हमारे वंश के केवल प्रतिभा ही प्रतिभा है, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमता रहता हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम यदि कोई है तो वह है पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो। प्रिय मंजूरी, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख, मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो इसमें भी मुझे लाभ ही हुआ। प्रिय मंजूरी दृष्टि से मल्लिका से मिलाती है और वह बढ़ के मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। प्रिय मंजूरी, सचमुच वैसी ही हो जैसे मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अस्वस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कोई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्थाएं करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। अच्छा मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहवा दीजिएगा। प्रिय मंजूरी, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मातुल, अच्छा अच्छा ठीक है, और मातुल वहाँ से चला जाता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने की क्या आवश्यकता है? प्रिय मंजूरी, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी मैं तुमसे अपरिचित नहीं लग रही हूँ। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से भी जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रिय मंजूरी, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ आतिथ्य के रूप में नहीं आई। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का एक वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रिय मंजूरी,
यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निर्वाज्य सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है मल्लिका। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रिय मंजरी, इस संबंध के सामने जीवन की सब सुविधाएं दे है। इसे आँखों से व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो मल्लिका। मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। प्रिय मंजरी, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आँख झुक जाती है। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रिय मंजरी की भावें कुछ संकुचित हो जाती है। प्रिय मंजरी, अब वे मात्र गुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है क्या? मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से प्राप्त की थी। मंजरी, मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन में उसकी संगनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हैं आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों के कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसी अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है। इनमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी से बनी रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना चाहता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीता है कि उनका बड़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती मल्लिका। मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती प्रिय मंजरी, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठो ना, बैठ जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ लेना जाना चाहती हूँ, या इसलिए कि उन्हें आभास का अनुभव ना हो। उनसे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो बैठते हैं, जिनसे समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे। इसलिए मैं यहाँ कुछ अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालेंगे। यहाँ की कुछ औषधियाँ उद्योग के कीड़े, शैल तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ में रहेगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को भी वहाँ ले जाकर हम लोग शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इसमें अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपित हमारे साथ आए हैं। क्यों मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हम इसलिए सुविधा नहीं होगी प्रियम जी। फिर भी चाहूँगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने
नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से शिलाएं लाकर कार्य आरंभ कर दें। खेद है, कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं नहीं रहूंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ करनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं? प्रियमंजलि पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियमंजलि, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं होना। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियमंजलि, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के लिए भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थापत्य इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती है, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती हूँ। प्रियमंजलि, परंतु मैं तुम्हें अब इससे कहीं अधिक अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। हाथों को फिर विधिन मुस्कुरा लेती है। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका, देखा है। प्रियमंजलि, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझती हो, उसी के साथ तुम्हारा विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती हो, परंतु राज्य में से 2 ही नहीं हैं, और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिसे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रूंधे आवेश में अपना होठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए देवी। गला रूंध जाने के शब्द स्पष्ट ध्वनि नहीं देती। अंदर का द्वार खुलता है और अंबिका रोग और आवेश के कारण शिथिल और कांपती सी बाहर आकर बैठ जाती है और सहेजने के लिए रुकती है। प्रियमंजलि, क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। मल्लिका, माँ। अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में सांस फूल जाने के कारण शब्द गले में अटक जाती है और मल्लिका के हाथ के पृष्ठ आसन पर रख देते हैं और पास जाकर अंबिका को पीठ में सहारा देती है। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो जाकर लेट जाओ। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात नहीं करूँ। मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं थे राजवधू। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लेपती थी, बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु में इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। सब कुछ इसलिए कि प्रियमंजलि, फिर मैं देख रही हूँ कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका, मेरे साथ चल सकती है, ससमय वैसे ही समझ सकती हूँ, परंतु अभी जो कुछ संभव है मैं कर दूँगी। स्थापतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर उसके स्थान पर। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियमंजलि, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही हूँ। तुम्हें इससे असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। इस समय और नहीं रुक सकते। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूँ तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने अपना आना आवश्यक समझा। पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं इस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका के अंगुलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका अपने आवेश में 2-1 कदम प्रियमंजलि की ओर बढ़ा लेती है। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ राजवधू। तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम लोग हंसने लगते हैं। प्रियमंजलि, मैं आपका कष्ट समझ सकती हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करेंगे।
इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए गंभीर मुस्कुराहट के साथ मल्लिका को देखकर सिर हिलाती और चली जाती है। अंबिका आवेश में शिथिल उस ओर देखती रहती है, फिर गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। इन्हें मैं ना कहती थी, उसके अंदर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। मल्लिका ठगी सी उसकी ओर देखती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्या नहीं स्वीकार करती तुम? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उसके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसा उदारदायी है? अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वह किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई है। राज के स्थापत्य के घर की भित्तियाँ का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासक और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है? मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं पहुँचती। माँ। विलोम। फिर खांसी उठ आने से आगे नहीं बोल पाती है। विलोम बाहर से आता है। विलोम, इस तरह शुद्ध क्यों हो गई अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य से तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूल घर में पड़ती हैं तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं। राज के स्थापत्य हमारे घर की भित्तियाँ परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्रियां जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम, और बात यह है कि पहले किसी को उसका मूल्य समझ में नहीं आया। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभवतः फिर भी लोग यहाँ कई पत्थर शेष न रहने देंगे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार न रह जाएगा। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। एक दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं हो सकता। विलोम, सच नहीं हो सकता? इंद्र वर्मा और विष्णु दत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेलेंगी या उज्जैनी के कलाकार उसकी अनुकृतियाँ बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियाँ बनाते घूम रहे हैं। यहाँ एक कोई पेड़ पत्ता, कोई तिनका, कोई शेष रह जाएगा जिसकी वे अनुकृतियाँ नहीं बना पाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम झरोखे के पास से झांककर उसकी ओर देखता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं होगा? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और इस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरे को दिखाना चाहते हैं। मैं, तुम, यह घर, ये पर्वत, ये सब उसके लिए विचित्र उदाहरण है। मैं तो उसकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। जो यहाँ वैचित्र नहीं है, वहाँ भी वे वैचित्र देख रहे हैं।
एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप को अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य और सी लगती होगी। वह कौन राक्षसी थी जिस पर किसी जीव को उसकी छाया में पकड़ लेती थी। मैं चाहती हूँ मैं भी वह राक्षसी हो जाऊँ जिससे मैं आज खांसने लगती है। मल्लिका, तुमसे कहा ना माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत कर देगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने के लिए आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनने में आया है कि वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना चाहिए या नहीं? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विशुद्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से माँ का मन विशुद्ध होता है? मैं समझता हूँ इसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विशुद्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मैं मुंह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ होना अखर रहा है, मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वरोही को आते देख रहा हूँ तुम्हारे घर की तरफ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहेगा। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। अंबिका जैसे तैसे आपे से बाहर हो जाने लगती है। मल्लिका, आर्य विलोम, इस स्थिति में आपका यहाँ होना ठीक नहीं है। आप उनसे कितना चाहे, आप उनसे मिलना चाहे तो उसके लिए यह स्थान ठीक नहीं है। विलोम उसी तरह बाहर देखता रहता है। विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है उसके आने के? विलोम, परंतु यह स्थान क्या बुरा है, उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे ना। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने के अंतराल का अनुभव भी नहीं होगा। मल्लिका विलोम के पास चली जाती है और उसे बाँह से पकड़कर झरोखे से हटा देना चाहती है। मल्लिका कहती है, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट ना करें। विलोम अपने स्थान से नहीं हिलता। दूर से घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देने लगता है। मैं कह रही हूँ आप चले जाइए आर्य विलोम, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हो। विलोम फिर भी उसी तरह खड़ा रहता है। टापों का शब्द पास आता जाता है। मल्लिका ऊपर से हटकर अंबिका के पास चली जाती है। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो माँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। अंबिका उसके हिलाने से भी नहीं हिलती, जैसे वह जड़ सी गई है। उसके माथे पर त्योनियाँ पड़ जाती हैं और आंखें बिना पलक झपकते सामने देखने लगती है। टापों का शब्द बहुत पास आ जाता है। मल्लिका फिर विलोम के पास चली जाती है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाइए। आप नहीं जानते कि टापों का शब्द पास आकर दूर जाने लगता है। मल्लिका ऐसे स्तब्ध हो जाती है जैसे उसे काट मार गया हो। विलोम धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखता है। विलोम कहता है, चला गया। चला गया। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाए। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जान सकता हूँ। झरोखे से हटकर प्रकोष्ठ के बीच में आ जाता है। विलोम कहता है, क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्या? अंबिका कहती है, मैं नहीं जानती। आज नहीं, तब से नहीं जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, पर अब मुझे आश्चर्य नहीं है। स्वर ऊंचा उठता जाता है। मल्लिका जैसे सारी शक्ति खोकर धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं है। मल्लिका कहती है, कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है।
मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना, विलोम कहता है। परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन का प्रतीक्षा था, अपनी मित्रता पर भरोसा था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभव है यह मित्रता एक ओर से ही था, उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य समझा ही नहीं। फिर समानता से मित्रता होती है ना। मल्लिका सहसा उठ खड़ी होती है, उसकी आंखों में हताशा की कठोरता झलक रही है। मल्लिका कहती है, अरे विलोम। विलोम ऐसी दृष्टि से उसे देखता है जैसे किसी बच्चे से खेल रहा हो। मैं फिर कह रही हूँ, आप चले जाइए, अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम कहते हैं, ऐसा क्या? तब तो मुझे अवश्य चला जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका कहती है, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम कहता है, ऐसा? अच्छा तो ठीक है, पर कभी भी यदि मधु की आवश्यकता पड़ जाए तो संकोच मत करना। फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए दबी सी खड़ी रह जाती है, फिर अपने को संभाल पाने में असमर्थ अंदर को चल जाती है। अंबिका का भाव आवेश में हताशा और हताशा से करुणा में बदल जाता है। अंबिका कहती है, मल्लिका रुक जाती है, पर कुछ भी उत्तर नहीं देती है, मुंह हाथों में छिपा लेती है। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके पास आ जाती है और उसे बाहों में ले लेती है। मल्लिका अंबिका के मुंह छिपा लेती है, सारा शरीर रुआई से कांपता जाता है, पर गले में स्वर नहीं निकलता। अंबिका की आंखें भर आती हैं और वह उसकी कांपती शरीर को अपने में सटा लिए पीठ पर हाथ फेरने लगती है, फिर होठों और गालों से सिर को दुलारने लगती है। अंबिका कहती है, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका कहती है, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ भी मत कहो। सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा देती है और उसकी सिरहमती पीठ पर झुका देती है। अंक 2 समाप्त।